सुना है कि पहले आप कांग्रेस से जुड़े हुए थे। क्रेन चलानी पड़ती थी, इंजन चलाना पड़ता था, हम खुद को चलाना पड़ता था। पहले ये नहीं हुआ कि मैं राजनीतिक क्षेत्र में विधायक के लिए या और किसी जनप्रतिनिधि के रूप में काम करूं। और सभी की एक ही भावना है कि स्थानीय व्यक्ति को विधायक की दावेदारी मिले, उसको टिकट मिले। तो अब हमारी ये मांग है कि जो व्यक्ति वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का स्थानीय व्यक्ति काम कर रहा है उसको मौका मिले। लेकिन हम लोगों ने भी ये ठान रखी थी कि हिंदू, हिंदी और हिंदुस्तान, जो मैंने पहले कहा है, इसके लिए कुछ भी करना पड़े हम हमेशा तत्पर है, तैयार है। 4 दावेदार हैं, 5 दावेदार हैं, उन दावेदारों की सूची में महेंद्र कोठारी अपने आप को किस जगह देखते हैं? तो जीतो ऐसे दावेदार को, ऐसे प्रत्याशी को पार्टी क्यों चेंज करे? वो भी बता रहे हैं कि अगर टिकट नहीं बदला गया तो हम वोट बदल देंगे। तो ये बात सही है। अभी जो शहर में एक रैली निकली, पूरे आम लोग उसमें शामिल हुए, शहर गांव क्षेत्र के, कहीं उस पर्दे के पीछे भी ये लोकल दावेदारी तो नहीं? हजारों वोटों से जीताएंगे अगर दीप्ति जी को मिल जाता है तो? अब की बार स्थानीय व्यक्ति को ही टिकट मिलेगा। फिर भी मिल गया तो इस बार भी ऐसा लग रहा है कहीं न कहीं बगावत की स्थिति भी बन सकती है अगर दीप्ति जी को टिकट मिला तो। इसका ये कहना है कि किरण जी माहेश्वरी कैबिनेट मंत्री रहते हुए भी यहाँ पानी नहीं ला पाए और भी जो विकास होना चाहिए वो नहीं कर पाए। कांग्रेस का ये कहना है कि बीजेपी भ्रमित करने के लिए मुद्दे जीवित रखती है, उनका समाधान नहीं करना चाहती। विरोध तो देखो, जिसका टिकट कटता है उसको थोड़ा बहुत होता है कि भाई मेरे। विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश भर में संगठन और दावेदार प्रत्याशी जमीनी स्तर पर अपने अपने पक्ष में जनता को जोड़ने के प्रयास में जुटे हुए हैं। और इसी बीच में जयवर्धन न्यूज़ की जो पहल है कि जो दावेदार हैं, जो प्रत्याशी हैं, उनको जनता से रूबरू कराने का प्रयास करें कि जो दावेदार मैदान में उतर रहे हैं, जो जनता के बीच में जा रहे हैं, उनकी जर्नी क्या रही है, उनका जीवन परिचय क्या रहा है। और इसी सिलसिले में हमारे साथ में आज राजसमंद विधानसभा से महेंद्र जी कोठारी हमारे साथ में है। महेंद्र जी नमस्कार। पहले तो आपका जन्म कहाँ हुआ और पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या? मैं मूलतः मेरा जन्म स्थान केलवा है। मेरे पिताजी का व्यवसाय कपड़े का व्यवसाय था और वहीं से हम पहले बड़े स्कूल की शुरुआत हमारी केलवा से हुई, कांकरोली, और कांकरोली के बाद में राजनगर सीनियर हायर सेकेंडरी की, और उसके बाद में प्रथम वर्ष मैंने नाथुद्वारा कॉलेज में किया। ये से मेरा पढ़ाई का रहा। छात्र जीवन के दौरान ऐसे राजनीति में कोई रुचि रही? ऐसे कोई विशेष रुचि राजनीतिक क्षेत्र में या छात्र जीवन में नहीं थी मेरी। सुना है कि पहले आप कांग्रेस से जुड़े हुए थे। हाँ, शुरू में थोड़ा रहा था और उसके बाद में 1992 में मैंने भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन की और भारतीय जनता पार्टी में काम चालू किया मैंने। क्यों ज्वाइन किया? विचारधारा में नहीं थी और मेरी हिंदुत्व की भावना हमेशा रही है, और हिंदुत्व की भावना थी तो भारतीय जनता पार्टी में मुझे लगा था कि हिंदुत्व की पार्टी है और इससे जुड़ना चाहिए, तो मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गया। सन 1992 में मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गया। एक हिंदुत्व की बात आई तो ये कांग्रेस वाले ये कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम कांग्रेस में भी हैं, बीजेपी में हैं, तो हिंदुत्व सिर्फ बीजेपी के लिए क्यों? कोई उन्होंने पेटेंट थोड़ी करवा रखा? ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में हिंदू, हिंदी और हिंदुस्तान उसके लिए हमेशा अग्रसर रहते हैं, आगे रहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी में आप देख लो, श्री राम मंदिर का है, दूसरा है। जब भी हिंदू के धार्मिक आयोजनों की, धार्मिक स्थानों की बात आती है, जब भारतीय जनता पार्टी हमेशा खड़ी रहती है। आप देखिए, श्री राम मंदिर के जो केस चला था, वर्षों तक केस चला था, लाखों लोगों ने अपनी प्राणों की आहुति दी थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने 24 वकील खड़ी करके उस मंदिर के निर्माण के लिए, रोक लगाने के लिए उन्होंने वकील लगा दिए थे। ऐसी पार्टी के साथ में रह के हम क्या करते हैं? जो भारतीय जनता पार्टी हमेशा हिंदुओं के लिए और हिंदुओं की आस्था के लिए खड़े रहते हैं, ऐसी पार्टी के साथ रहना मैं अपने आप में सौभाग्य मानता हूँ अपना। आप अपना जो कारोबार शुरू करते हैं वो कैसे आगे बढ़ता है? शुरू में तो हमारा कपड़े का व्यवसाय था, कपड़े की दुकान पे बैठते थे, और उसके बाद में मार्बल का व्यवसाय हम लोगों ने 79 में मार्बल का व्यवसाय शुरू किया। और उस टाइम न तो रोड थे, न कोई साधन थे, कोई न मशीनें थी, हाथ से काम करना पड़ता था। हम लोग ट्रैक्टर पे जाते थे
मोटरसाइकिल, राजदूत मोटरसाइकिल हुआ करती थी किस ज़माने में, उस पे जाते थे, साइकिल पे जाते थे, वहाँ से हाथ से काम कराना पड़ता था, क्रेन चलानी पड़ती थी, इंजन चलाना पड़ता था, हम खुद को चलाना पड़ता था। लेबर लेने के लिए हम जाते थे तो करीब 100 किलोमीटर रोज़ ट्रैक्टर ट्रॉली चलाने का काम पड़ता था, और इंजन चलाना, जैक चलाना है, पत्थर भरवाने हैं, लेबर के साथ में धूप में खड़े रहना है, ऐसा व्यवसाय था। और धीरे धीरे फिर रोड भी बने और भी मशीनें भी आई है, और आज तो आधुनिकीकरण हो गया है। मार्बल जो राजसमंद में इस्टेब्लिश हो रहा था, तो ये प्रारंभिक दिनों की बात कर रहे हैं आप? हाँ, ये 82-83 के आसपास की बात कर रहा हूँ मैं। 83 में मैंने पढ़ाई छोड़ दी और फिर मैं जो व्यवसाय में आया उस टाइम की बात कर रहा हूँ। शुरू में आर के मार्बल वगैरह सब बाद में आया, उस टाइम की बात बता रहा हूँ कि उस टाइम हमने ये मार्बल का व्यवसाय भाई साहब ने शुरू किया था और उसी में मैं साथ में हो गया था। कारोबार के साथ में फिर आपने राजनीति का कैसे? राजनीति में तो शुरू से इच्छा थी कि मैं राजनीति में जाऊं। केलवा में स्कूल का एक आंदोलन किया था मैंने, सीनियर सेकेंडरी नहीं थी, और मैंने ये ठान लिया था मैं कुछ भी करूंगा लेकिन सीनियर सेकेंडरी स्कूल केलवा में खुलवा के रहूँगा। तो ये शुरू की बात है। फिर भी उस टाइम भी जुनून था एक कि गांव के लिए प्रति काम करना चाहिए। मैंने शांतिलाल जी खोईवाल, जो मैं राजनीतिक गुरु मानता हूँ, उनको मैंने निवेदन किया था कि आप यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, मैं आपके साथ जुड़ रहा हूँ, आपको पूरी विधानसभा में अगर स्कूल खुलवाना है तो पहले केलवा खुलाओगे तो हम आपके साथ जुड़ रहे हैं। तो उन्होंने मेरे से वादा किया था और उन्होंने वादा निभाया भी, और इस आंदोलन की वजह से केलवा में सीनियर सेकेंडरी स्कूल खुली। केलवा में एक तरह से राजनीति के दिग्गज वहाँ से निकले हैं, और अभी भी जैसे कांग्रेस में जिलाध्यक्ष वहीं से थे, तो पूर्व अपने जिला प्रमुख कहे हैं, या भाजपा के जिलाध्यक्ष जी हरिओम सिंह जी स्वर्गीय, वो भी वहीं रहे। तो आदरणीय हरिओम सिंह जी साहब जो हमारे प्रेरणा स्रोत थे, उनके सानिध्य में काम करने का मौका मिला। उनसे हमेशा प्रेरणा मिलती थी, आगे बढ़ो, काम करो, पार्टी के लिए काम करो, संगठन के लिए काम करो और आगे बढ़ो। पार्टी की रूटीन की जिम्मेदारियां, जैसे युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष रहे हैं, कभी पहले ये नहीं हुआ कि मैं राजनीतिक क्षेत्र में विधायक के लिए या और किसी जनप्रतिनिधि के रूप में काम करूं? किरण जी माहेश्वरी यहाँ से विधायक हुआ करती थी, उसके बाद में मंत्री बने और उसके बाद वापस विधायक बने। उनके साथ हम लोग काम करते थे, और एक कद्दावर नेता थी, तो हमने कभी ये मांग नहीं की भाई विधायक की दावेदारी करें। नहीं, किरण जी जब आए वो तो 2008 में है, उससे पहले मेरे को ये था भाई संगठन में काम करना है, मुझे हमेशा संगठन में ही काम किया, और मेरी इच्छा भी नहीं हुई थी उस टाइम के भाई मैं चुनाव लड़ूं, और पारिवारिक जिम्मेदारी भी बहुत ज़्यादा थी मेरे पास। भाई साहब से हम लोग अलग हुए थे, अलग होने के बाद बच्चे छोटे थे। किरण जी माहेश्वरी और आपका जन्मदिन सर एक ही दिन आता है और एक ही दिन मनाया जाता था। आप किरण जी के साथ में अनेक बार जन्मदिवस मनाने का अवसर प्राप्त हुआ। 29 अक्टूबर को उनका भी था और 29 अक्टूबर को मेरा भी था। 4 बजे नाथ के जाना, मंदिर में दर्शन करने जाना, सुबह सुबह गौशाला जाना, अनेक सामाजिक संस्थान जैसे मुख बकीर विद्यालय है, दूसरे विद्यालय है, उनमें जाना, गौशाला में जाना, ऐसे अनेक आयोजन हम साथ साथ करते थे। जैसे गांव में ज़रूरतमंद की मदद करना हो, इस तरह ये एक्टिविटी, ये प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? मेरे स्वर्गीय माताजी पिताजी से मिली मुझे। उनका ये था भाई अपन जितने अपने भी जितनी कैपेसिटी है, आर्थिक रूप से जो संपन्न व्यक्ति नहीं है, जिनको ज़रूरत है, उनके साथ में हमेशा खड़े रहो, उनके सुख दुख में खड़े रहो, उनको क्या तकलीफ़ है, उनको कैसे पूरा कर सकते हो, अपना जितना हो सके उतना करके उनके साथ खड़े। दीपावली के 2 दिन पहले, धनतेरस के आसपास, हम लोग 1-2 गांव में जाते हैं, कुछ मित्रों के साथ जाते हैं, परिवार के साथ जाते हैं। वहाँ के जितने भी लोग हैं जो आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है, त्योहारों पे जाके उनके बीच में हम लोग दीपावली का त्यौहार मनाते हैं, दूसरे त्यौहार मनाते हैं। आप भी दावेदारी कर रहे हैं, आपके साथ में अशोक जी राका हैं, दिनेश जी बड़ाला हैं, गणेश जी पालीवाल हैं और दीप्ति माहेश्वरी जो भी मौजूदा विधायक हैं। इस बार लोकल को मतलब टिकट देने की जो बात हो रही है, बार बार ये माहौल भी बन रहा है। जब तक किरण जी थे जब तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था भाई लोकल की मांग हो नहीं है, पर अब लोगों की भावना ये मांग तो पहले हुई, आप किरण जी के साथ हम लोगों ने मांग नहीं की, पहले भी हुई है, पर अब किरण जी के जाने के बाद में
सब लोगों की ये भावना है, स्थानीय जितने भी कार्यकर्ता हैं, जो वरिष्ठ लोग हैं, उन सब की भावना है कि यहाँ का जो संगठन का काम करता है वर्षों से, जो 35 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहे हैं, संगठन का काम कर रहे हैं, उन लोगों को मौका दिया जाए। लेकिन ये देखा जाता है कि अगर पुराना इतिहास देखें तो आपने खोईवाल साहब का नाम लिया, बंसीलाल जी को, तो शुरू से ही बाहर ही रहे हैं ये। पहले रिजर्व सीट थी और उसके बाद में मौका दिया ही नहीं गया। अगर मौका दिया जाता तो क्यों नहीं। ये राजसमंद की सीट भारतीय जनता पार्टी की सीट है और यहाँ का सामान्य से सामान्य कार्यकर्ता भी अगर भारतीय जनता पार्टी से विधायक का उसको टिकट मिलेगा तो वो हज़ारों वोटों से विजयी होकर जाएगा। आपने पिछले 2 वर्ष पहले देखा ही है, उपचुनाव में पूरी राजस्थान की सरकार लग गई थी भारतीय जनता पार्टी को हराने में, फिर भी वो नहीं हरा पाई और भारतीय जनता पार्टी की विजयश्री हुई। तो ये उपचुनाव के दौरान क्या आपने दावेदारी नहीं की? उपचुनाव के दौरान ही मैंने भारतीय जनता पार्टी की दावेदारी की थी और शीर्ष पे रहते हुए भी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने जो भी डिसीजन हमको दिया था कि भाई ये इनकी बच्ची है और एक बार इनको मौका दो, और मौका दिया, पार्टी ने उनको मौका दिया, तो हम लोगों ने शीर्ष पर रहते हुए पार्टी का जो भी निर्णय था वो सिरोधारी किया था। और इस बीच में कुछ चीज़ें ये भी आ रही है कि अगर पार्टी स्थानीय को नहीं देती है तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, तो ये क्या? विधानसभा में 2,30,000 मतदाता है। पूरे विधानसभा में जिस व्यक्ति को भी भारतीय जनता पार्टी से विधायक की दावेदार मिलेगा, स्थानीय व्यक्ति को मिलेगा, सभी लोग साथ में हैं और सभी की एक ही भावना है कि स्थानीय व्यक्ति को विधायक की दावेदारी मिले, उसको टिकट मिले और भारतीय जनता पार्टी से राजसमंद से स्थानीय व्यक्ति विधायक बन के जयपुर जाए। इस बार यूँ लग रहा है कि जो दावेदार आप चारों हैं, चारों से शुरू से ही लगे, पोस्टर वार भी काफ़ी चले। चारों की बात नहीं है, चारों ने अपना अपना हिसाब से काम किया। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जैसे उसमें पोस्टर वार का मतलब ये है कि उनका कहीं फोटो नहीं आया, दीप्ति जी का जो मौजूदा विधायक हैं, और आपका रहा, इसको लेकर आ गया? स्थानीय की मांग है और हमारी भी भावना ये है कि हम लोग पिछले 30-35 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहे हैं। एक सामान्य कार्यकर्ता से काम चालू किया और अनेक पदों पर रहते हुए जब जब भी पार्टी ने जिम्मेदारी दी उसको भी बखूबी निभाया, जो जो भी पद दिया उसको पूरा करने का प्रयास किया, सब कार्यकर्ताओं को साथ में लेके कार्य किया। तो अब हमारी ये मांग है कि जो व्यक्ति वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का स्थानीय व्यक्ति काम कर रहा है उसको मौका मिले, इसलिए हमारी ये मांग है। भाई पार्टी में कहीं बिखराव की स्थिति तो नहीं लग रही? ऐसा कुछ लग नहीं रहा है कि बिखराव होता है। जैसे अभी जो कार्यक्रम हो रहे हैं, आपने जैसे गांव-गांव में मुख्य रूप से कैंप लगाए हैं। मेरा मोहन कन्हैया चैरिटेबल ट्रस्ट है, उसके माध्यम से कर चुका हूँ। ट्रस्ट को 2007 में मैंने मोहन कन्हैया चैरिटेबल ट्रस्ट, जो मेरे स्वर्गीय माताजी पिताजी के नाम से है, मोहन भाई और कन्हैयालाल जी जो मेरे माताजी पिताजी का नाम है, उनके नाम से मैंने ये ट्रस्ट बनाया है। क्या उद्देश्य क्या था आपका? उद्देश्य है कि जनता की जो आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है, पढ़ाई में जो पढ़ नहीं सकते बच्चे, उनके लिए कॉपियों किताबों की व्यवस्था करनी है। सर्दी आ गई तो उन्नी वस्त्र की व्यवस्था करनी है, उनको ड्रेसों की व्यवस्था करनी है, और भी जैसे पानी की व्यवस्था है। मुख्य रूप से जैसे आपने बालाजी धाम मंदिर की हो, ये जैसे ये मन में कैसे आया, आपने मंदिर की स्थापना की? सन 1990 में मेरे पिताजी के किडनियाँ फेल हो गई थी और नडियाद में उनको हमने भर्ती कराया था और किडनी चेंज कराने के लिए वहाँ पे ऑपरेशन के लिए भर्ती कराया। और वहाँ पे मैं गया तो मेरे मन में एक संकल्प आया कि मेरे पिताजी की जो किडनियाँ ख़राब हो गई है, अगर ये सफल ऑपरेशन हो गया तो मेरा उमराया में मेरा व्यवसाय है मार्बल का, और वहाँ पे मेरी 100-150 बीघा ज़मीन है। उस ज़मीन पे मैं एक बालाजी का भव्य मंदिर बनाऊंगा, ये मन में संकल्प आया था। त्रिशूल दीक्षा हुई, उस समय प्रतिबंध था और आपने किया, और उसके बाद आपके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ, तो वो ऐसा कदम आपने कैसे उठाया? सन 2001 में और 2003 में पूजनीय साध्वी ऋतुमरा जी के 2 कार्यक्रम हुए हैं, वहाँ पे भव्य कार्यक्रम हुए। और 2003 में राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार थी और वहाँ पे पूरे राजस्थान में उन्होंने हिंदू धर्म के जो आस्था पे चोट करने के लिए एक त्रिशूल दीक्षा पे बैंड लगा दिया था। 2003 में साध्वी ऋतुमरा जी का भव्य कार्यक्रम आयोजित हो रहा था, आयोजक मंडल में मैं था और करीब 30,000 लोग वहाँ
उमराया बालाजी धाम पे थे और वहाँ पे त्रिशूल दीक्षा हुई थी और मेरे पे केस ठोक दिया और गिरफ्तारी वारंट निकाल दिया। और 1 वर्ष के बाद में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तब उन्होंने वापस मेरे से केस लिया। राजनीतिक षड्यंत्र था। त्रिशूल दीक्षा में क्या तकलीफ थी? कोई हम आतंकवादी तो थे नहीं, धार्मिक आयोजन था त्रिशूल में बैंड करने का। उन्होंने अनेक षड्यंत्र ऐसे किए जिससे हिंदू धर्म दबे, लेकिन हम लोगों ने भी ये ठान रखी थी कि हिंदू, हिंदी और हिंदुस्तान, जो मैंने पहले कहा है, इसके लिए कुछ भी करना पड़े हम हमेशा तत्पर हैं, तैयार हैं और कुछ भी करें। भले सरकार, भले अशोक गहलोत की थी अभी, वो भी कुछ भी कर दे तो भी हम इसके पीछे हटने वाले नहीं हैं। एक मुख्य रूप से काफ़ी एक चर्चा का विषय रहा, उसमें मैं भी उस कार्यक्रम का साक्षी बना। सामूहिक विवाह एक तो, और एक आपकी बेटी के शादी थी, उसके साथ में आपने कन्याओं का और भी ब्याह किया। ये कैसे जहन में आया और ये कार्यक्रम कैसे आया? किरण जी के साथ काम करते थे और हम गांव-गांव में जाते थे तो अनेक लोगों से मिलना होता था। तो उनके परिवार में शादी करने के लिए पैसे नहीं होते थे और वो लोग कहते थे कि भाई हमारे कैसे भी करके थोड़ा सहयोग करके हमारी बेटियों की शादी करवा दो, भला हो जाएगा। तो हमारे मन में, मेरे मन में आया और मैंने किरण जी को निवेदन भी किया कि क्यों ना हम एक सामूहिक विवाह कर दें और उसमें उनसे पैसे नहीं लेंगे हम लोग। हमने प्रोग्रामिंग की और किरण जी ने कहा कि ये आपके हस्ते काम है, आप इसको देखो और आप इस करो। मैंने इसको काम को चालू किया और 2 बार मैंने सामूहिक विवाह करवाया और करीब 50-50 जोड़ों का। गरीब कन्याएं थी और गरीब लड़के भी थे। हमने उनका रजिस्ट्रेशन किया और मात्र 1 रुपये लिया उनसे। 2019 में मेरी बेटी प्रेक्षा की शादी हुई थी और मेरे मन में एक विचार आया था, तो मैंने अपने दोस्तों से, दूसरों से, परिवार से राय की कि मुझे क्या करना चाहिए। तो सबसे मन में ये आया कि मेरी बेटी के साथ में 5 गरीब कन्याओं की और एक तुलसी विवाह ये करें और उनका विवाह और उसका रिसेप्शन मेरी बेटी के साथ, कंवर साहब के साथ में, और तुलसी की विवाह के साथ में उनका रिसेप्शन करें। और आप, बड़ी खुशी की बात है, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि करीब 8000 लोग जो सम्मानित लोग थे वो सब उन गरीब कन्याओं को आशीर्वाद देने पधारे और करीब 50 साधु संत भी उनको आशीर्वाद देने पधारे। इसमें अभी जो आपने एक मुख्य रूप से कैंप चलाया, सभी ग्राम पंचायतों के अलग अलग मेडिकल कैंप, क्या ये मेडिकल कैंप इस दावेदारी को लेकर था या क्या था और कितनी इसमें क्या उपलब्धि रही है? मैं पिछले 30-35 वर्ष से चिकित्सा के केंद्र इसमें क्षेत्र में अनेक काम कर रहा हूँ। कोरोना काल आया था 2 वर्ष, आपको जानकारी होगी। मैंने राजसमंद में 100 फीट रोड पे क्वारंटाइन सेंटर खोला था आधुनिक। ऑक्सीजन गैस की ज़रूरत पड़ती थी। मेरे गेंगसा का मार्बल का व्यवसाय है और गेंगसा लगी हुई है, उस पर ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। हमारे सिलेंडर होते हैं। हम लोग, मैंने मेरी फैक्ट्री पे ये कह दिया था कि 6 महीने फैक्ट्री नहीं चला तो कोई बात नहीं, लेकिन ये गैस के, जो ऑक्सीजन के गैस की टंकी है ना, ये किसी व्यक्ति मरना नहीं चाहिए, उसको ले जा के रख दो। आपका कहने का मतलब ये जो कैंप था वो भी उसी सामाजिक सरोकार का हिस्सा था? कैंप शुरू से करता आया हूँ। पहले लॉयंस क्लब में करता था, महावीर इंटरनेशनल में करता था, उसके बाद मोहन कन्या चैरिटेबल ट्रस्ट हो गया। आपने जो कैंप लगाया इसकी क्या उपलब्धि क्या रही? कितने लोगों को इसमें लाभान्वित आप इस कैंप से किया? अभी राजसमंद में विधानसभा में 48 पंचायतें और 1 नगर परिषद है। सामाजिक काम करते करते, राजनीतिक काम करते करते, मैंने आपको बताया था कि गाँवों में जाते थे तो आर्थिक रूप से जो संपन्न व्यक्ति नहीं है, जो उदयपुर या अहमदाबाद जाके इलाज नहीं करा सकता, मेरे मन में आया कि क्यों नहीं इनके गांव की चौपाल पे डॉक्टरों को लाके इलाज करावें। और ये परिकल्पना आई तो मेरे मन में आया कि राजसमंद निरोग कैसे हो, रोग मुक्त राजसमंद की परिकल्पना मेरे मन में आई और मैंने कैंप करने का सोचा। पैसिफिक कॉलेज उदयपुर से मैंने टाई अप किया और उनके सहयोग से गांव-गांव में 3-3 पंचायतों के बीच में मैंने करीब 11 कैंप किए, बड़े बड़े कैंप किए। 7000 लोगों के मैंने इलाज, जांचें कराई, इलाज कराए। 400 लोगों के मैंने आंखों के ऑपरेशन कराए। 3,500-4,000 के आसपास आँख को चश्मे वितरित किए और लाखों रुपए की दवाएं
जिनको ज़रूरत थी उनको कराया। और उसके अलावा भी जिनको मेरे लगा कि उनको उदयपुर ले जाना चाहिए, अहमदाबाद ले जाना चाहिए, अहमदाबाद में भी ले जाके मैंने उनका इलाज कराया। आपको आश्चर्य होगा, मैं एक बताता हूँ, माली समाज है कुरज में, 21 साल पहले उसके बच्चे का जन्म हुआ और नाल काटते हुए उसका इन्फेक्शन हो गया और 21 वर्ष से वो इतना परेशान है। उसने अहमदाबाद तक इलाज करा दिया और उसका घर भी किया इलाज कराने में, लेकिन वो रोगी ठीक नहीं हुआ। मेरे कैंप में आया, मेरे संज्ञान में आया कि उसने कहा भाई मैं 21 साल से परेशान हूँ। मैंने उसका इलाज कराने के लिए ले गया और वो रोग जो था उसका, वो अहमदाबाद गया था, डॉक्टर ने 2.5 लाख रुपए की फ़ीस मांगी थी और करीब 3 लाख का दूसरा खर्चा था, 5.5 लाख का खर्चा उसका था। उसकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि 5.5 लाख रुपए दे सके। मैंने उसको केस को हाथ में लिया, उसको उदयपुर ले गया, उसका इलाज कराया और भगवान की कृपा से और सभी लोगों के आशीर्वाद से 21 साल बाद में उस परिवार में खुशी आई और वो ठीक हो गया। और उसी दिन उसको शिक्षक की नौकरी भी ऑपरेशन थिएटर में ही उसकी नौकरी लग गई। अच्छा, इतनी खुशी की बात है कि अपने माध्यम से किसी का भला हो गया। कोरोना काल में अलग अलग काम आपने गिनाए, लेकिन उस दौरान एक चीज़ ये भी रही, कुछ लोगों को आपने गोद भी लिया था। कोरोना काल में अनेक परिवारों के मुखिया जिनका देवसान हो गया, उनके परिवार में महिलाएं थी, बच्चे थे। अब उनका भरण पोषण कौन करे? कई नॉर्म्स में नहीं आते थे, सरकार की तरफ से कोई एड नहीं मिली। तो मेरे मन में आया और मैंने संकल्प लिया कि जितने भी परिवार को मैं भला कर सकूं, जिनके परिवार के मुखिया चले गए, उनका खाने पीने की व्यवस्था, उनकी सामग्री घर पे जाके पहुंचाना। एक आपने एक संकल्पना ली थी, केलवा में कोई एक डेवलपमेंट का आपने ली थी, वो उसका क्या रहा? क्या तो हमने सोचा कि रूपाड़ो भारत रूपाड़ो केलवा के नाम से केलवा में कुछ किया जाए। करीब 19 संकल्प लेके हमने वो काम चालू किए। पूरे गांव में जितने भी दीवारें हैं उनमें महापुरुषों के चित्र बनाने हैं, जितने भी धर्मशाला हैं उनमें पेंटिंग्स करनी है, कलर कराने हैं, जितनी भी आंगनवाड़ी है केलवा की उनमें कलर कराना। उनमें पानी गिरता था, उनकी हालत ठीक नहीं थी, तो हमने उनको ठीक कराया, उनमें कलर कराया। उनके बच्चों के लिए क्या कर सकते हैं उनकी व्यवस्थाएं की। जितने भी धार्मिक स्थान है वहाँ पे उनको ठीक कराया। जहाँ जहाँ पे लोग बैठते हैं, जहाँ पे बैठने की व्यवस्था नहीं थी, वो बैठने की व्यवस्था कैसे अच्छी हो सके उसके लिए काम किया। 2011 में आचार्य महासमाज जी का चातुर्मास केलवा में हुआ था। वो इतना बड़ा आयोजन होता है कि पूरे विश्व से लोग आते हैं। 124 दिन में रोज़ करीब 15,000 लोग उस चातुर्मास में पधारते हैं। 10,000 लोगों के खाने की व्यवस्था की। हमने 1,000 मकान, 40 लाख ईंटों से 1,000 मकान बनाए, लेटरिन बाथरूम अटैच, अस्थायी तौर पे भोजनशाला की। उस सभी का अध्यक्ष का दायित्व मुझे दिया गया था और उसको बखूबी निभाने का मैंने प्रयास किया। इतने वर्ष बीतने के बाद में भी लोग केलवा के चातुर्मास को याद करते हैं। ये अपने आप में गर्व की बात है हमारा केलवा वासी के लिए और मेरे लिए। जो 4 दावेदार हैं, 5 दावेदार हैं, उन दावेदारों की सूची में महेंद्र कोठारी अपने आप को किस जगह देखते हैं? ऐसा तो कुछ नहीं है, सब अपना अपना प्रयास कर रहे हैं। मैं अपने लेवल से अपना प्रयास कर रहा हूँ और मुझे लगता है कि पार्टी का नेतृत्व मेरी बात को सुनी है। उपचुनाव में भी अगर, जैसा आपने खुद ने बताया कि उपचुनाव में अगर दीप्ति जो जीते हैं तो जीतो ऐसे दावेदार को, ऐसे प्रत्याशी को पार्टी क्यों चेंज करे? ऐसा कुछ नहीं है, अब की बार सभी की मांग है और शीर्ष नेतृत्व में भी अब ऐसा लग रहा है मुझे कि स्थानीय व्यक्ति को इस बार भारतीय जनता पार्टी विधायक का टिकट देगी। जैसे कार्यकर्ताओं में और लोगों में, पब्लिक में हम विधानसभा में घूमे तो बातचीत की, तो उसमें लोग भी बता रहे हैं कि अगर टिकट नहीं बदला गया तो हम वोट बदल देंगे। तो ये बात सही है? ये करने का मौका ही नहीं आएगा सभी लोगों को। सभी लोगों की भावना है और कार्यकर्ताओं की बात हमेशा सुनी जाती है भारतीय जनता पार्टी में। और स्थानीय विधायक अब की बार विधानसभा में जाएगा और हमेशा वो जाएगा सुख दुख में 24 घंटे स्थानीय लोगों के साथ में रह के काम करेगा, उनके साथ में खड़ा रहेगा। अभी जो शहर में एक रैली निकली, पूरे आम लोग उसमें शामिल हुए, शहर गांव क्षेत्र के,
कहीं उस पर्दे के पीछे भी ये लोकल दावेदारी तो नहीं थे? नहीं, ऐसे कुछ नहीं है। पूरे विधानसभा में लोगों की भावना है और उनकी भी भावना ये रही है कि भाई लोकल को मिले। उनकी भावना को लेके उन लोगों ने किया है, हमारा इसमें कोई रोल नहीं है। हमारा तो हम तो उनको धन्यवाद देंगे कि हमारी मांग भी यही है कि लोकल को दें, और वो लोग भी मांग कर रहे हैं कि लोकल को मिलना चाहिए, तो हम तो धन्यवाद दे सकते हैं। बाकी उनके पीछे हमारा कोई रोल नहीं है, उनकी भावना है। और हज़ारों लोग इकट्ठे हुए हैं, मैंने भी देखा है, वीडियो में देखे हैं, हज़ारों लोग हुए हैं। उनकी भावना है और कार्यकर्ताओं की भावना को उन्होंने ऊपर पहुंचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी में कहा है कि भाई इन लोकल को टिकट दिया जाए। इन्होंने हमारा किसी का नाम तो लिया नहीं है, किसी व्यक्ति विशेष के पीछे तो थे नहीं, कि किसी का फोटो तो था नहीं उसमें। उनकी भावना थी बस खाली कि स्थानीय को मिले। इस भावना को लेकर वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में गए और जिलाध्यक्ष जी को दिया कि भाई हमको स्थानीय व्यक्ति को आप मौका दें। अगर स्थानीय में भी अगर अशोक जी रखा है, दिनेश जी बड़ाला, गणेश जी पालीवाल और किसी को दूसरे को अगर टिकट मिल गया तो आपका क्या रूप? सब साथ में खड़े रहेंगे, हज़ारों वोटों से जीताएंगे। अगर दीप्ति जी को मिल जाता है तो? अब की बार स्थानीय व्यक्ति को ही टिकट मिलेगा। फिर भी मिल गया तो? ऐसा मौका आएगा ही नहीं। अब की बार भारतीय जनता पार्टी में मैंने पहले भी निवेदन किया है और अब की बार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मांग है कि स्थानीय विधायक बने, भारतीय जनता पार्टी का विधायक स्थानीय बन के जयपुर जाए। इसलिए ये मौका आएगा ही नहीं कि हमको किसी को विरोध करना पड़े या कुछ करना पड़े। केवल और केवल मात्र स्थानीय व्यक्ति विधायक बनेगा। वो उसमें कौन बनता है? जिसका भाग्य में होगा 2,30,300 के आसपास यहाँ के वोटर हैं, उसमें से कोई भी व्यक्ति बन के अब की बार विधायक बन के जयपुर जाएगा। कोई भी तो दूसरों ने दावेदारी नहीं की। दावेदार तो केवल लोकल 5 ही हैं। 5 है तो शीर्ष नेतृत्व में जिनके पास आवेदन गए होंगे, जिनकी भी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की भावना होगी भाई स्थानीय व्यक्ति को इसको देना, उसको देंगे। हम सब साथ में खड़े हैं। मैंने भी मांग कर रखी है, अगर मुझे भी पार्टी मौका देती है तो मैं हज़ारों वोटों से जीत के पार्टी की सेवा के लिए खड़ा रहूँगा। इस बार तो प्रदेश में अशोक गहलोत सरकार ने जो काम किए हैं, नए जिले बनाने हो या इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट की बात हो उसमें, या जो इनके जो मुख्य रूप से ये स्वास्थ्य बीमा योजना हो, ये काफ़ी सराही जा रही है। और कहीं ना कहीं पब्लिक और कांग्रेस का भी ये दावा है कि इस बार तो पूरे राजस्थान में एक तरफा जीत होगी। तो ये आपको कैसे देखते हैं इसको? ऐसा कुछ भी नहीं है। अशोक गहलोत की सरकार पिछले 5 वर्ष से चल रही है, 4.5 वर्ष तक तो उनको होटलों में रही है और सचिन पायलट और इनके बीच में लड़ाई रहती रही। सरकार को कैसे बचाई जाए उसके लिए 4.5 साल तक लगे रहे। अब 6 महीने रहे और इन्होंने घोषणाएं चालू की है। इन्होंने 5 साल पहले जो इन घोषणा पत्र में लिखा था उसकी भी घोषणाएं पूरी नहीं हुई। वो तो कह रहे हैं 99% हमारी घोषणाएं धरातल पर उतर गई हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने अभी सर्वे देखा होगा, 125 से 130 सीटों के आसपास भारतीय जनता पार्टी की सीटें विधायक बन रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की सीटें आ रही है। राजसमंद सीट को लेकर क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी की सीट है, संगठन की सीट है। भारतीय जनता पार्टी का संगठन मजबूत है राजसमंद का। पहले कांग्रेस का बताना है कि ये पहले कांग्रेस का गढ़ रहा हुआ है। एक बार तो जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे उन्होंने बागी खड़े हो गए थे, इसके लिए एक बार गई थी। उसके बाद में तो लगातार भारतीय जनता पार्टी की सीट है। बंसीलाल जी बने, किरण जी बने या दीप्ति जी बने, जो भी बने भारतीय जनता पार्टी के बने। इस बार भी ऐसा लग रहा है कहीं न कहीं बगावत की स्थिति भी बन सकती है अगर दीप्ति जी को टिकट मिला तो। मैं फिर आपको निवेदन कर रहा हूँ कि ऐसा मौका आएगा ही नहीं, बगावत का मौका आएगा ही नहीं। कार्यकर्ताओं की भावना जो है, वरिष्ठ लोगों की जो भावना है कि स्थानीय व्यक्ति को टिकट मिले, अब की बार कार्यकर्ताओं की बात को शीर्ष नेतृत्व सुनेगा और स्थानीय व्यक्ति को टिकट देगा। हजारों वोटों से जीत के वो विधानसभा में जाएगा। ये जो कंट्रोवर्सी स्थिति जो हो रही है ये लोकल और बाहरी की, तो इसमें मेरा दूसरा सवाल है कि सांसद दिया कुमारी वो भी तो बाहरी है। ऐसा तो अभी तो सामने जो चीज़ है, सामने चुनाव आ रहे हैं, अभी तो एक बार इसका देखते हैं, बाकी आगे क्या होता है तो जब चुनाव आएंगे जब बात करेंगे इसकी। पार्टी में यहाँ शुरू से काफ़ी देखा गया कि किरण जी जब थे और अभी हालांकि कटारिया जी भी राजनीति में अभी नहीं है, वो राज्यपाल हैं बन गए, लेकिन ये मेवाड़ में ये चला है कि उनके 2 गुट हैं और आप
जो थे किरण जी के साथ में थे, किरण गुट में माने जाते थे। ये चर्चाएं मार्केट में, बाज़ारों में, राजनीतिक गलियारे में रही है। ऐसा तो कुछ नहीं था, पर किरण जी के साथ मैं रहा हूँ, ये उसमें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। मैं रहा हूँ, विधायक थे यहाँ से, उनके साथ रहा हूँ। उससे पहले भी मैं शांतिलाल जी खोईवाल के साथ रहा हूँ, हरिओम सिंह जी के साथ रहा हूँ। नहीं, वो साथ कहीं गुट में नहीं था। मेन जो अगर किरण कटारिया के जो गुट के लेकर जो बात होती है तब ये चीज़ होती। तो क्या अब वो दोनों दिग्गज नेता नहीं हैं तो क्या पार्टी एकजुट है या स्थिति? राजसमंद में भारतीय जनता पार्टी मजबूत है, एक है और सब मिल के काम करने वाला है। लेकिन किरण जी की और कटारिया जी की क्या कमी इन चुनाव में खलेगी? वरिष्ठ नेताओं का आशीर्वाद तो हमेशा रहता है तो अच्छा ही होता है। पर माननीय गुलाब जी भाई साहब राज्यपाल बन गए हैं, किरण जी इस दुनिया में नहीं रहे हैं तो थोड़ा बहुत तो रहता है। हरिओम सिंह जी हमारे नहीं रहे हैं, उधर गोविंद जी सोनी थे वो चले गए, उधर प्रकाश जी खेरोदिया थे। ऐसे अनेक नेता जो हमारा मार्गदर्शन करते थे वो अब इस दुनिया में नहीं है या अन्य जगह पद पे चले गए, तो उसका कुछ न कुछ तो महसूस होता ही है। कांग्रेस का ये कहना है कि किरण जी माहेश्वरी कैबिनेट मंत्री रहते हुए भी यहाँ पानी नहीं ला पाए और भी जो विकास होना चाहिए वो नहीं कर पाए, तो इसको आप कैसे देखते हैं? किरण जी माहेश्वरी जब थे उन्होंने योजना बनाई थी और योजना बनाते ही उन्होंने योजना अमल में लाने का प्रयास किया और हमारी सरकार चेंज हो गई थी और अशोक गहलोत की सरकार आ गई थी। उन्होंने पूरे राजस्थान में और जिन पहले की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के जो फैसले थे जो महत्वपूर्ण, लेकिन वो तो मंत्री रहे, तो मंत्री रहते हुए तो शायद काम कर सकते थे। अभी जैसे अभी मुख्य रूप से कांग्रेस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जैसे भीम में विधायक है सुदर्शन सिंह जी, उन्होंने एक विधायक रहते हुए उसको उनका लक्ष्य बना दिया कि मेरे को पानी चंबल से लाना है, तो ला के बताया। तो ये चीज़ें बार बार कांग्रेस की तरफ से हमला इसको प्रयास तो हुए थे। बंसीलाल जी खटीक थे, उस टाइम भी इसको चौड़ा करने का या ऊंचा करने का कुछ फैसला हुआ था और हुआ भी था। उसके बाद में किरण जी ने एक योजना बनाई थी और अमल में लाने की भी थी और सरकार चेंज होने के कारण वो योजना पूरी नहीं हो पाई और उन्होंने बंद कर दी थी। कांग्रेस का ये कहना है कि बीजेपी भ्रमित करने के लिए मुद्दे जीवित रखती, उनका समाधान नहीं करना चाहती। ऐसा तो कुछ नहीं है। आज केंद्र सरकार की योजना ले लो, घर घर में जल पहुंचाने का योजना है। नहीं, केंद्र सरकार की योजनाएं कॉमन है। आप राजसमंद विधानसभा की बात कर रहे हैं, उस पर ये उनका सवाल है। भारतीय जनता पार्टी की तो हमेशा इच्छा रही है राजसमंद झील भरी रहनी चाहिए, प्रयास किया है और जो कमी रह गई होगी तो हम लोग विधायक बन के जाएंगे तो इसको प्राथमिकता में लेंगे, भाई राजसमंद की झील भरी रहे और हमेशा 12 महीना भरी रहे। उसके लिए हम जी तोड़ प्रयास करेंगे, सरकार के सामने हम निवेदन करेंगे, बात रखेंगे और इस झील को कैसे भरी रह सके उसके लिए भरपूर प्रयास करेंगे। अगर ऐसा हालात में फिर भी अगर दीप्ति माहेश्वरी जी को वापस टिकट मिलता है तो महेंद्र कोठारी और लोकल दावेदारों को क्या रुख रहेगा? जो मैंने पहले बात कही है, फिर मैं इसी बात पर अड़ी हूँ। अब की बार 2023 के विधानसभा चुनाव में राजसमंद विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी से स्थानीय व्यक्ति को टिकट मिलेगा, विधायक बनेगा और लोकल जाएगा और लोकल जाएगा। मुख्य रूप से लोकल इस बार क्या मुद्दे रहेंगे ये चुनाव लेकर बीजेपी चुनाव लड़ेगी कांग्रेस के सामने? राजसमंद में तो सबसे बड़ा मुद्दा है राजसमंद झील भरी रहनी चाहिए। मार्बल का प्रमुख व्यवसाय है, मार्बल के लिए क्या कर सकते हैं, उन पर टैक्स कैसे कम हो सकते हैं, उनको आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, उद्योग में कैसे माइंसे जो है हमारी वो उद्योग में नहीं है, जिससे सब्सिडी नहीं मिलती है, उद्योग में कैसा है उसके लिए हम प्रयास करें। जितने भी बेरोज़गार घूम रहे हैं उनको कैसे नौकरी लगावें। यहाँ पे बड़ी बड़ी माइंसें हैं, दूसरे उद्योग है, उनमें कैसे स्थानीय व्यक्ति को वहाँ पे नौकरी लगावें। हमारी प्राथमिकता ये रहेगी कि जितने भी वेदांता, हिंदुस्तान जिंक है, ऐसी बड़ी फैक्ट्री हैं, उनमें स्थानीय व्यक्ति जो बेरोज़गार बैठा है उनको हम उसमें नौकरी लगावें, ये हमारा पहला फ़र्ज होगा। और इसके अलावा भी यहाँ पे नए उद्योग कैसे लगे, केवल मार्बल के भरोसे रहेंगे और माइन से गहरी जा रही है, कल आने वाले समय में संकट खड़ा होगा, तो उसके लिए नए उद्योग कैसे लग सकते हैं, गैस आधारित कैसे लग सकते हैं, गैस राजसमंद में आने वाली है तो गैस आधारित उद्योग कैसे लग सकते हैं, इन सभी का भी हम लोग प्रयास करेंगे।
बीजेपी की तरफ से पहली सूची 41 जारी की है और 41 सूची में ये है कि वहाँ बीजेपी 40 सीटों पर हारी हुई है और उनको कैसे जीते हैं। उसमें भी मुख्य रूप से 7 सांसदों को उतारा है। अपने राजसमंद के सांसद जो दिया कुमारी जी को भी जयपुर के विद्याधर नगर से टिकट दिया है, वहाँ पर भी विरोध हो रहा है, पूरे प्रदेश में विरोध हो रहा है। इसको कैसे देखते हैं? विरोध तो देखो, जिसका टिकट कटता है उसको थोड़ा बहुत होता है कि भाई मेरे उसके मन में आता है कि मैंने पार्टी ने मुझे टिकट नहीं दिया, लेकिन शीर्ष नेतृत्व ये सोचता है कि भारतीय जनता पार्टी की झोली में ये सीट कैसे आए। नहीं, जैसे एक तरफ राजसमंद में बात हो रही है एक लोकल बाहरी की, तो इस तरह से अगर बाहरी दूसरे व्यक्ति को ये विरोध हो रहा है तो वही हो रहा है कि आप दूसरे को लाके यहाँ टिकट दे दिया, हम यहाँ काम कर रहे हैं। अब जैसे किशनगढ़ में दावेदार थे वो रो गए थे, उनका काफ़ी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इसी तरह जो भैरव सिंह शेखावत के जो परिवार से हैं, विद्याधर नगर से, उनका टिकट काट के जो वो तो जीती हुई सीट है, उनका टिकट काट के दिया जी को दिया है। तो ये कंट्रोवर्सी है, स्थिति जो आती है। कंट्रोवर्सी तो क्या है, जब किशनगढ़ में भागीरथ जी को टिकट दिया तो वो स्थानीय सांसद है वहाँ के, दिया जी है जयपुर के ही है, और दूसरे भी है तो जहाँ से सांसद है वहीं से उनको दिया है लगभग सभी को। राजसमंद सीट और विधानसभा पूरे राजस्थान का आपका क्या नजरिया है कि जीत का अंतर कैसे रहेगा? राजस्थान में तो मेरे हिसाब से 125 से 130 सीटों के आसपास भारतीय जनता पार्टी आ रही है, और कुछ लोग दूसरे आएंगे तो वो साथ में वैसे ही जुड़ जाएंगे, वो उनकी मर्जी पे रहेगा। पर 130 के आसपास मेरा सोचना है कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सीट विधायक आ रहे हैं, और राजसमंद की सीट है, अजय सीट है। अब तो किसी की हिम्मत भी नहीं है, ऐसा कोई उम्मीदवार भी नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक को हरा सके। द मारुति नंदन ग्रैंड, नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल। राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड। इस बार कांग्रेस में एक चर्चा और ये चल रही है कि राजसमंद जिले में नाथद्वारा के विधायक हैं डॉक्टर सीपी जोशी, उनको एक सीएम के रूप में प्रमोट करते हुए कांग्रेस चुनाव लड़ रही है मेवाड़ में। मेवाड़ के लोग भी अपनी सोच में कहीं बदलाव तो नहीं लाएंगे? मेरा ये मानना है कि जब सरकार ही नहीं आ रही तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा, सीएम का दावेदार कौन बनेगा। 125 से 130 सीटें भारतीय जनता पार्टी की आ रही है, और पिछले कई सालों का इतिहास आप देख लो, 5 वर्ष कांग्रेस हुए, 5 वर्ष भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस कह रही ये परिपाटी हम तोड़ रहे हैं इस बार। वो तो हमेशा ही कहते हैं, पिछली बार भी जब भारतीय जनता पार्टी आई थी, जब भी उन्होंने कहा था कि हम लोग आ रहे हैं, पर नहीं आए। डॉक्टर सीपी जोशी कैसे नेता है आपके नजरिए में? अच्छे नेता ही हैं, मेवाड़ के अच्छे नेता है, पार्टी ठीक नहीं है उनकी। तो ये थे महेंद्र जी कोठारी। आपने देखा, आपका जीवन परिचय, जीवन की जर्नी आपने देखी, आपके कामकाज से आप रूबरू हुए, राजनीतिक दृष्टिकोण से जो आपके अनुभव रहे वो भी आप तक पहुंचाने का प्रयास किया, और कहीं न कहीं हमारा प्रयास था कि जो दावेदार हैं उस दावेदार की पहचान आपसे कराएं कि दावेदार करते क्या हैं और उनके दिमाग में क्या विज़न है, उनको किस राजनीतिक दृष्टि से क्या अनुभव है, और सामाजिक सरोकार के क्षेत्र में उनकी कितनी सहभागिता रही है। और हम इसी सिलसिले में अगले फिर नए दावेदार के साथ में फिर मिलेंगे। आप जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।